हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप पहले की तरह अच्छे होंगे। और आपका जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक में हमने 3 पाठ पूर्ण कर लिए थे और ये इसके बाद हमने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना पाठ जो 4 नंबर है कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज जी, इसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में जो सीबीएसई ने पाठ्यक्रम थोड़ा चेंज किया है, उसमें तीसरा पाठ जो कवि देव के द्वारा है और एक आत्मकथ्य है, वो उन पाठों को इसमें से हटा दिया गया है। तो इससे अगला जो पाठ है कन्यादान, वो हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो इस पाठ के बारे में हम कुछ जानते हैं कि ऋतुराज जी ने कन्यादान पाठ में किस तरह से अपने भावों को व्यक्त किया है। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद जब एक स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है और उस जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। इस कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त जब एक माँ अपने सारे जो भी अनुभव होते हैं उसके जीवन के अच्छे बुरे, है ना, उन सारे अनुभवों को अपनी बेटी को समझाती है और उसको एक तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, जिससे कि उसकी बेटी ससुराल में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पाए और हमेशा सम्मान व सुखपूर्वक जी सके। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करती है और उसको हर तरह से समझाने की कोशिश करती है। उसको हर वो संस्कार देती है जिसकी उसकी बेटी को ससुराल में जरूरत पड़ने वाली है। समाज में हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके, ऐसा इस कविता में माँ ने परंपरागत माँओं से बिल्कुल भिन्न होकर के संदेश देने की कोशिश की है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हट करके सीख दे रही है। कि साथ ही कन्यादान करते समय उस माँ को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो। देखिए, हम भी इस बात को जानते हैं कि हर कोई माता पिता की सबकी इच्छा होती है कि उनकी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। इसके लिए वो शादी में बहुत लोग कर्ज तक कर लेते हैं, है ना। लेकिन उनकी हर संभव कोशिश ये रहती है कि ससुराल पक्ष वाले या और जो भी मेहमान आते हैं वो उनको किसी तरह का कोई बात कहने का मौका ना मिले। तो इसके साथ साथ वो अपनी बेटी की जो कुछ अगर कहीं पर दहेज की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। साथ ही उसको अच्छी बातें भी सिखाते हैं जिससे कि वहाँ पर उसको कोई लड़ाई झगड़े जैसी जैसी समस्या ना हो। साथ ही एक माँ अंदर ही अंदर अपनी बेटी के लिए चिंतित भी होती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है। परिपक्व का मतलब होता है कि सामाजिक जिस परिवार में वो जा रही है वहाँ पर सभी लोग उसको नए मिलेंगे, नया परिवार, नए रिश्तेदार, नए रिश्ते मिलेंगे। तो उनके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे अपने जो सारे जो सभी समस्या होंगी उनकी, उनको कैसे दूर करना है, इन बातों के बारे में उस बेटी को अभी कोई अनुभव नहीं था। तो उन चीज़ों से कैसे रूबरू होना है, कैसे उनसे दूर होना है, ये चीज़ समझाने के बारे में माँ पूरी कोशिश करती है। साथ ही वह बेटी के नए जीवन ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझ करके उनका सामना कर सके, इसके लिए उसको समझाती है। तो आइए अब हम इस पाठ की जो कवि ने अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है वो हम पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए, इस पंक्तियों में कवि ने क्या है कि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसके अंदर जो उस समय जितना दुख उमड़ता है उसको अपने शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि माँ का सबसे बड़ा दुख था और वो स्वाभाविक भी था और प्रामाणिक भी था, क्योंकि माँ ही एक ऐसी औरत जो होती है, औरत का रूप, जो बेटी को अपना दूसरा रूप मानती है। कि जिस प्रकार से वो अपने ससुराल में आई थी माँ, तो वो भी बेटी से चाहती, मतलब ये उसकी अपेक्षा रहती है या उसको ऐसा समझा के भेजती है कि वहाँ भी वो अच्छे तरीके से रहे, है ना। बेटी ही माँ की सबसे निकट और उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है।
वही जब उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लगता है कि मानो अपने जीवन की अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। यहाँ आखिरी पूंजी किसको बोला गया है? बेटी को। ठीक है। अब माँ की एक चिंता और भी है, वो क्या है कि उसे पता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठ ही खाती वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि ऋतुराज ये कहना चाहते हैं कि माँ की नज़र में उनकी जो लड़की थी बेटी, वो इतनी सयानी या समझदार नहीं हुई थी कि दुनियादारी की बातों को समझ सके। यानी बहुत सरल सहज और कहते हैं ना कि बहुत नाजों से उसको पाला था, ऐसी वो बनी हुई थी, है ना। वो इतनी भोली मासूम थी कि उसको एक बाहरी दुनिया में किस तरह से लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक नए परिवार में कैसे तालमेल बिठाना है ना, इस चीज़ की उसको कोई जानकारी नहीं थी। ना ही उसको किसी प्रकार के दूसरे दुख और परेशानियों को कैसे हल करना है ये भी नहीं आता था, है ना। यानी उसको सुख तो मिल रहा हुआ था लेकिन उसको दुख का किस तरह से दूर करना है वो उसको पता नहीं था, है ना। यानी उसके सामने काल्पनिक सुखों की एक ऐसी धुंधली सी तस्वीर थी जिसका उसको जिसमें उसको व्यवहारिकता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियां और संघर्षों के बारे में अभी उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो जब माँ अपनी बेटी को जब विदाई दे रही थी तो उसको अपना सबसे बड़ा उपहार, अपने जो व्यवहारिक जीवन का जो ज्ञान था उसकी सीख दे रही थी। वो क्या कह रही थी कि बेटी, जब भी तुम शीशे या पानी में अपनी सुंदरता देखो तो ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। सबसे स्थायी होता है अपने परिवार में रिश्तों को निभाना, ठीक है, और वो तुम्हें हर हाल में निभाने हैं क्योंकि वही जीवन के अंतिम क्षण तक चलते हैं। इसके साथ साथ अब एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन उस आग का प्रयोग कभी आत्मदाह जैसी या आत्महत्या जैसे कार्यों में प्रयोग मत कर लेना। क्यों? क्योंकि साथ ही अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का भी विरोध करना, क्योंकि बहुत से लोग आजकल हम देखते हैं समाज में दहेज के लालच में कई लोग अपनी बहुओं को आग से जला देते हैं या किसी और तरीके से मार देते हैं, है ना। तो ऐसे अत्याचारी लोगों से बचने के लिए माँ उसको शिक्षा देती है कि तुम्हें, अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो तुम्हें उसका डट कर के सामना करना है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। और वो बेटी से कहती है कि किसी भी तरह से वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए बंधन से कम नहीं होते हैं। ये महिलाओं को एक तरह से अपनी कैद में रखते हैं, यानी उसके लालच में वो महिलाएं मतलब कहते हैं ना कि उसके लालच में परिवार की जो और समस्या होती है उनको भूल जाती हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखियो, इस कविता में जो कवि हैं ऋतुराज जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक माँ के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है कि बेटी तुम्हें मजबूत होना है ना, एक अच्छी लड़की तो होना है, मतलब एक कहते हैं ना एक आदर्श नारी की तरह, ठीक है, आदर्श नारी बन करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, समाज में अच्छे से बन के रहना है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। जैसे लड़की जैसी दिखाई देने का मतलब होता है कि हमारे समाज में एक महिला को या एक स्त्री को अबला कमजोर नारी की तरह बहुत से लोग मानते हैं और उनके साथ फिर उसी तरह का अत्याचार करते हैं। तो यहाँ एक माँ कह रही है कि तुम्हें किसी तरह से उस अत्याचारों का विरोध करना है, अन्याय का विरोध करना है ना, और अपने खिलाफ होने वाले अन्याय अत्याचार का हमेशा डट करके सामना करना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो ये जो शिक्षा है
एक माँ के द्वारा बेटी के विवाह के अवसर पर जब उसकी विदाई हो रही है तब उसको सिखाई जाती हैं। देखिए बच्चों, आज हमारा ये 4th लेसन पूरा हो चुका है और जब हमारी ये क्षितिज के सारे पाठ पूरे हो जाएंगे तब हम इसके प्रैक्टिस पेपर भी करते रहेंगे, है ना। उसके भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और ग्रामर भी इसको चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो जो आपको देखने को मिल जाए।